नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमारे देश में जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, जिसमें आपको डीनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स ये सभी देखने को मिलेंगे। इन्होंने 2027 की जनगणना में अपने लिए एक सेपरेट कॉलम की मांग की है, अपने लिए एक अलग कॉलम की मांग की है। इसका उद्देश्य ये है कि इन समुदायों की सटीक जनसंख्या की गणना की जा सके, इन समुदायों के लिए जो लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ हैं उसको बनाया जा सके, क्योंकि अभी तक आप देखें तो इनकी सटीक जनसंख्या की गणना नहीं की जा रही है। हमारे देश में जनसंख्या में जिस तरीके का वर्गीकरण हमें अभी एससी, एसटी और ओबीसी के तौर पे दिखता है, इसमें इन डीनोटिफाइड ट्राइब्स के साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हालिया ये मांग की जा रही है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में, इनके सामाजिक उत्थान के लिए हमारे देश में कौन-कौन से संस्थागत कदम उठाए गए हैं, इनके लिए कौन-कौन सी योजनाएँ बनाई गई है। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने जो माँग उठाई है कि इनको 2027 की जनगणना में एक सेपरेट कॉलम में रखा जाए, इस माँग का क्या महत्व है? तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में कि इनकी परिभाषा क्या है, ये क्या होते हैं? मैं आपको पहले ही बता दूं कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स में आपको 3 कम्युनिटी देखने को मिलेंगे। एक तो आपको डीनोटिफाइड ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, उसके अलावा आपको नोमैडिक ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको सेमी नोमैडिक ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। तो ये 3 के 3 समुदाय आपको डीनोटिफाइड ट्राइब्स में देखने को मिलते हैं। एक-एक करके हम तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। दोस्तों ये ऐसे समुदाय थे जिनको ब्रिटिश काल में केवल इसलिए अपराधी माना जाता था क्योंकि इनका जन्म किसी खास ट्राइब में होता था। जैसे ये ऐसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था 1871 में। इस अधिनियम के अंतर्गत इनको जन्म से ही अपराधी घोषित किया गया था, यानी जो ऐसे कुछ समुदाय थे जिनको जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया गया। अब ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, इसकी विशेषता ये थी कि इस समुदाय के प्रत्येक सदस्य को एक स्थानीय मैजिस्ट्रेट के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य था, और अगर वो ऐसा करने से चूक जाता है तो उसको आईपीसी के तहत एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता था और उनको फिर उस हिसाब से सजा दी जाती थी। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत ने आज़ाद होने के बाद 1952 में इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को, जो कि 1871 का था, इसको डिलीट कर दिया, इसको रद्द कर दिया। और जैसे ही इनको जो जन्म से अपराधी बनाने का प्रावधान था, इस बात को डीनोटिफाइड कर दिया गया, इस बात को रद्द कर दिया गया, तो फिर हम इस समुदाय के लोगों को डीनोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स ऐसे समुदाय थे जिनको ब्रिटिश काल में जन्म से ही अपराधी घोषित किया गया था। इसमें आपको दूसरे ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, नोमैटिक ट्राइब्स, जिनको हम घुमंतू जनजातियों के नाम से जानते हैं। ये ऐसे समुदाय होते हैं जिनका कोई भी अस्थायी आवास नहीं होता। ये किसी भी अस्थायी भूमि के मालिक नहीं होते हैं और ये अपना जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर भ्रमण करते रहते हैं। तो डीएनटीज में आपको ये भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सेमी नोमैडिक ट्राइब्स में इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम अर्ध घुमंतू कहते हैं। तो ये सेमी नोमैडिक कहने का मतलब कि कुछ समय ये अस्थायी निवास करते हैं, तो आप देखेंगे कि वर्ष के कुछ समय ये आजीविका हेतु भ्रमण भी करते हैं। तो ये दोनों का मिला-जुला स्वरूप है, जिसमें मतलब नोमैडिक का और अस्थायी रूप से रहने का मिला-जुला स्वरूप है। तो ये 3 तरीके के समुदाय जो हैं आपको डीएनटीज़ में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनके हम ऐतिहासिक और सामाजिक स्थिति की बात करें दोस्तों, तो डीएनटीज़ भारत के सबसे ज़्यादा उपेक्षित और सबसे हाशिए पर पड़े समुदायों में से एक है। यानी हमारे समाज में जो भी विकास हुआ है, उस विकास से सबसे ज़्यादा वंचित अगर कोई समुदाय है, तो वो यही डीएनटीज़ हैं। इनके सामने कई तरीके की समस्याएँ हैं, जैसे इनके पास भूमि का अभाव है, इनके पास किसी गृह स्वामित्व का अभाव है, यानी कि इनके पास अपना कोई घर नहीं है जिस पे इनका मालिकाना हक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब तक इनकी बहुत सीमित पहुँच है। इसके अलावा ये ऐतिहासिक रूप से वनों और चारागाहों पर ही अपना जीवन जो है उनको निर्भर कर लिया है। तो इसकी वजह से जो अधिकांश समुदाय है डीएनटीज़ में, वो बहुत ज़्यादा गरीबी में और बहुत ज़्यादा असुरक्षा में अपना जीवन यापन करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि भारत में इनकी जो वर्तमान स्थिति है, जिसमें आप देखें कि हमारे कुल जनसंख्या का लगभग 10% है। तो आप देखें तो कई सारे जो ऐसी संस्थाएँ हैं, जो इस 10% की जनसंख्या के सामाजिक उत्थान के लिए ज़िम्मेदार है। इस 10% की जनसंख्या को हमारे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ज़िम्मेदार है। तो सबसे पहले आप देखें कि रेंके आयोग को 2008 में गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश के अंदर जो डीएनटी समुदाय हैं, उनकी पहचान की जाए और उनका सूचीकरण किया जाए। इसके अलावा आपको इन डीएनटीज़ के लिए एक राष्ट्रीय आयोग भी देखने को मिलेगा, जिसको 2014 में बनाया गया था। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत ये आयोग काम करता है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में भीखू रामजी इदाते हैं और इस आयोग का जो कार्यकाल होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष, और इस आयोग का उद्देश्य ये है कि ये राज्यवार डीएनटी समुदायों की सूची बनाए, यानी कि किस राज्य में कौन-कौन से डीएनटीज़ पाए जाते हैं, इस बात की सूची बनाई जाए।
साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नीतिगत सुझाव भी ये जो राष्ट्रीय आयोग है ये देता है। और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 8 जनवरी 2018 को, जिसका निष्कर्ष ये था कि देश भर में 1235 डीएनटी समुदाय हमारे देश में हैं। तो ये जो राष्ट्रीय आयोग 2014 में बनाया गया था, इसने 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस आयोग ने बताया कि हमारे देश में 1235 डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं। ठीक है? इसके अलावा आपको देखेंगे कि एक जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज नाम का एक निकाय भी हमारे देश में बनाया गया है 2019 में, जिसकी भूमिका ये है कि डीएनटीज के लिए कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए, कौन-कौन सी विकास योजनाएं चलाई जाए, उसका निर्माण करे और उसका क्रियान्वयन भी करे। तो ये जो अब देखें बोर्ड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस बोर्ड ने अब अ, एक योजना भी चलाई है जिसको हम सीड योजना के नाम से जानते हैं। सीड का मतलब है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। इस योजना का प्रारंभ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया था और इस योजना का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी इसी डेवलपमेंट माफ कीजिएगा, ये जो बोर्ड है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, इसके पास है। अगर हम इस योजना के पात्रता की बात करें तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स के ऐसे लोग जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, तो वो इस सीड योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डिनोटिफाइड ट्राइब का सदस्य किसी सीड योजना के समान ही दूसरी योजना का लाभ ले रहा है, तो वो इस सीड योजना का लाभ नहीं ले सकता। तो ये 2 पात्रताएं हैं, आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों हम माफ कीजिएगा, इस सीड योजना के उद्देश्य और घटक की बात करें तो ये जो योजना है ये मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग उपलब्ध करवाती है, ये स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाती है, आवास की सहायता डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए उपलब्ध करवाती है, साथ ही साथ उनके आजीविका के लिए जो भी बहुत सारी पहलें हैं आजीविका, जिससे उनकी आजीविका और ज़्यादा सुरक्षित हो सकती है, वो भी आयोजित करती है। इसके अलावा डीएनटी समुदायों के लिए घर निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम भी इस सीड योजना के तहत किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस सीड योजना में जो वित्तीय प्रावधान है, वो लगभग आप देखेंगे 200 करोड़ का है और इसकी जो अवधि है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेके 2025-26 तक, यानी कि 5 वर्षों तक के लिए इस 200 करोड़ को खर्च किया जाएगा और इनको इन पाँचों उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाएगा सीड योजना के तहत। तो ये हमने देखा सीड योजना के बारे में, जो कि मुख्यतः डीएनटीज़ कम्युनिटी को लक्षित करके बनाए गए हैं। अब दोस्तों अभी हाल ही में जो जनसंख्या में एक अलग माफ कीजिएगा जनगणना में एक अलग कॉलम की जो मांग की गई है, इसका काफी महत्व है, क्योंकि अभी वर्तमान में डीएनटीज जो हैं वो एससी एसटी ओबीसी वर्गीकरण में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो पाते हैं। तो जब इनके लिए एक अलग कॉलम बनाया जाएगा तो इनकी वास्तविक जनसंख्या का आकलन हो पाएगा और जब इनकी वास्तविक जनसंख्या का आकलन हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि इन समुदायों को ध्यान में रख के जो भी नीति निर्माण किए जाते हैं वो ज्यादा सटीक हो पाएगा। इन समुदायों के लिए जो संसाधन आवंटन किए जाते हैं वो ज़्यादा सटीक हो पाएगा। इसके अलावा हम जिस सामाजिक न्याय को अपने देश में लेके आगे बढ़ने की बात करते हैं या हम अपने देश में जिस विकास को समावेशी बनाने की बात करते हैं, उसकी दिशा में भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा कि इनको 2027 की जनगणना में एक अलग कॉलम दिया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं ये ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक बहिष्करण और प्रशासनिक अदृश्यता के शिकार रहे हैं। तो 2027 की जनगणना में जब इनको अलग पहचान दी जाएगी और जो सीट जैसी योजनाएं हैं इनके माध्यम से इन समुदायों को हमारे समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे शर्त यह है कि इन जो भी योजनाएं या जो भी हमारे देश में कदम इन समुदायों को ध्यान में रख के उठाए जा रहे हैं उनका प्रभावी और संवेदनशील क्रियान्वयन हो, तभी जाके इनको इनके लिए जो भी काम किए जा रहे हैं वो सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना है तो आप इस मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिख के मेरे आंसर राइटिंग के ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सवाल है कि डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को भारत के सबसे उपेक्षित समुदायों में से क्यों माना जाता है? इनके सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको लिख के आप मेरे कमेंट सेक्शन माफ कीजिएगा यूपीएससी आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस डिस्कशन को अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप इस प्रीलिम्स के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है, भारत में डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जिसको हम डीएनटीज के नाम से जानते हैं, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डीनोटिफाइड ट्राइब्स ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत जन्म से ही अपराधी घोषित किया गया था। ये कथन बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को भारत में स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में निरस्त कर दिया गया था। तो ये वर्ष 1950 नहीं है, ये 1952 है। तो आपको दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। तीसरा है, राष्ट्रीय आयोग फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, जिसको हम एनसी एनडी डीएनटी कहते हैं, इसने देश में 1200 से ज्यादा अधिक डीएनटी समुदायों की पहचान की है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि 2014 में इस आयोग की स्थापना की गई थी और 2018 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और अपनी इस रिपोर्ट में इसने बताया था कि भारत में 1235 डीएनटीज हैं। इसके अलावा चौथा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, सीड योजना के अंतर्गत केवल वे डीएनटी परिवार पात्र हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। तो अभी जब मैंने आपसे सीड योजना के तहत पात्रता की बात की थी, तो उसमें मैंने किसी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले प्रावधान के बारे में बात नहीं की थी। वहां पे मैंने आपसे बात की थी कि उनकी जो वार्षिक पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक बात है, तभी जाके वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो चौथा जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाता है। तो सवाल आपसे क्या है? सवाल है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? दोस्तों, जब भी आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमेशा आपसे जो पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ें। आपसे क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर दूसरा और ऑप्शन नंबर चौथा। तो 2 और 4 गलत है, तो गलत वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ये दोनों माफ कीजिएगा, तीसरा स्टेटमेंट ये सही है, दूसरा गलत है और चौथा गलत है। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।